नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बहस की कमी नहीं पड़नी चाहिए। अगर बेरोजगारी और पेट्रोल के दाम को लेकर लोग ज्यादा व्हाट्सएप के लिए मीम बनाने लगे तो उन्हें नए मीम बनाने का मौका देना भी एक तरह आपदा में अवसर के समान है। लोग खुद ही इस काम में लगे हुए हैं कि मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम हो गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का यह फेवरेट टॉपिक बन चुका है कि किस नेता के नाम पर स्टेडियम से लेकर क्या क्या है। अब बहस का नया टॉपिक आया है। अहमदाबाद में मोटेरा ग्राउंड क्रिकेट स्टेडियम का विस्तार हुआ है। क्षमता के हिसाब से अब यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। यानी आज भारत और इंग्लैंड के बीच जो मैच शुरू हुआ है वह नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में हुआ है। नए स्टेडियम का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया और नए नाम की शिला पट्टिका का लोकार्पण गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। इस मौके पर बीसीसीआई के सचिव जय शाह भी मौजूद थे। राष्ट्रपति कोविंद ने बताया कि स्टेडियम की संकल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने की थी जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस समय वे गुजरात क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। इस बात को लेकर विवाद हो गया कि प्रसार भारती और समाचार एजेंसी पीटीआई ने अपने ट्वीट में सरदार पटेल स्टेडियम के उद्घाटन की बात लिखी है। इन सब के डिटेल में जाने से क्या लाभ, डिटेल कहीं और आपका इंतजार कर रहे हैं। जो लोग नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम से हैरान हैं, उन्हें कम से कम मध्य प्रदेश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री पारस जैन को याद करना चाहिए, जिन्होंने मई 2014 में ही कहा था कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में नरेंद्र मोदी के जीवन के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। तब 31 मई 2014 को प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और यह खबरें छपी भी हैं कि मैं अखबारों में पढ़ रहा हूं कि कुछ राज्य अपने स्कूलों के पाठ्यक्रम में नरेंद्र मोदी के जीवन संघर्ष को शामिल करना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि जीवित व्यक्ति के जीवन संघर्ष को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के भारत को बनाने वाले नायकों का समृद्ध इतिहास रहा है। युवा मन को उन महान हस्तियों के बारे में पढ़ना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए। तब इस बात की बहुत तारीफ हुई थी कि प्रधानमंत्री महिमा मंडन की राजनीति से कोसों दूर है, बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। उससे कुछ साल पहले यूपी में मायावती की बहुत आलोचना हुई थी। बीजेपी ने की थी कि अपने जीवन काल में अपनी ही मूर्ति बनवा ली है उन्होंने। कई नेताओं के जीवन काल में ऐसा हो चुका है। बहरहाल आज पारस जैन खुद को दूरदर्शी महसूस कर रहे होंगे कि उन्होंने पहले ही ऐसा सोच लिया कि पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, लेकिन रोक दिया गया। मगर अब गृह मंत्री को कौन रोक सकता है। समुद्र वसने देवी। गृह मंत्री अमित शाह अपने सहयोगी मंत्री के साथ उस नाम पट्टिका का अनावरण कर रहे हैं जिस पर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम लिखा है। अब कौन याद दिलाना चाहेगा, कौन पूछेगा कि इसके लिए प्रधानमंत्री कैसे तैयार हो गए। वो तो अपने बारे में स्कूलों के पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने का विरोध करते थे, अब उनके नाम से क्रिकेट स्टेडियम। प्रधानमंत्री ने भी नहीं सोचा होगा कि शिवराज सिंह चौहान के शिक्षा मंत्री को ऐसा करने से तो रोक दिया, लेकिन उन्हीं की सरकार के दो कद्दावर मंत्री उनके नाम से स्टेडियम का उद्घाटन कर रहे हैं। क्या करूं। 12 फरवरी 2015 की बीबीसी की रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने नाम पर मंदिर बनाए जाने का विचार पसंद नहीं आया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने खबर पढ़ी है कि मेरे नाम से मंदिर बनाया जा रहा है। मैं हतप्रभ हूं। यह भारत की महान परंपराओं के खिलाफ है। यह मंदिर गुजरात के ही एक गांव में बनने वाला था। तब मंदिर बनाने वाले जयेश पटेल ने कहा कि अब मंदिर में मोदी की जगह भारत माता की प्रतिमा होगी। प्रियंका गांधी ने सरदार पटेल के कथन को ट्वीट किया है कि इस मिट्टी में कुछ अनूठा है जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास रहा है। प्रियंका गांधी के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि बहुत सुंदर, कैसे सत्य सामने आ जाता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अडानी एंड, रिलायंस एंड, जय शाह अध्यक्ष, हम दो हमारे दो। लेकिन अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, इसका उद्घाटन हो चुका है। यह बहुत अच्छा टॉपिक भी है। बहकाने का मंत्र है या नहीं, कह नहीं सकता, लेकिन बहस होगी तो शायद यह जवाब भी मिल जाए कि राष्ट्रपति को क्या प्रधानमंत्री के नाम से स्टेडियम का उद्घाटन करना चाहिए। जो प्रधानमंत्री खुद को पढ़ाए जाने या खुद के मंदिर बनाने का विरोध करते थे, उनकी नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम को लेकर क्या प्रतिक्रिया है। हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर वैसे भी बात करनी है। क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को किसी भौगोलिक सीमा में बंद किया जा सकता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 19 की व्याख्या करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को भौगोलिक बंदिशों से आजाद कर दिया। भारत के भीतर भारत को लेकर, भारत के बाहर भारत को लेकर सवाल इसलिए ना उठाए जाएं कि उससे भारत की क्या छवि बनती है भीतर या बाहर, या पाकिस्तान या चीन के चैनलों में विपक्ष के नेताओं को किस तरह से दिखाया जाता है, उनके बयानों को। इन कुतर्कों को लेकर कई साल से गोदी मीडिया के स्टूडियो में बहस हो रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए रिश्तेदारों के समूह में यह बात मानी जा चुकी है कि भारत में होने वाले ट्विटर ट्रेंड की खबरें अगर पाकिस्तान या अमेरिका में छपती हैं तो भारत की बदनामी होती है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा के फैसले की कॉपी में आर्टिकल 19 की व्याख्या पहले से कहीं अधिक व्यापक हो चुकी है। इसके एक हिस्से में जज लिखते हैं कि यहां तक कि भारतीय गणतंत्र के संस्थापकों ने भी अलग अलग मतों को उचित सम्मान दिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना। भारत के संविधान के आर्टिकल 19 में असहमति के अधिकार को मजबूती के साथ जोड़ा गया है। मेरे सुचिंतित विचार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में दुनिया भर के श्रोताओं को आकर्षित करने का अधिकार भी शामिल है। संचार पर कोई भी भौगोलिक बंदिश नहीं है। एक नागरिक का मौलिक अधिकार बनता है कि वह देश के बाहर श्रोताओं तक पहुंचने के लिए संचार को प्रेषित करने और ग्रहण करने के श्रेष्ठ माध्यमों का इस्तेमाल करे, बशर्ते वह कानून के दायरे में हो। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां लोकल लेवल पर लिखना ग्लोबल हो जाता है। फेसबुक और इंस्टा पर आपका लिखा कहीं भी पढ़ा जा सकता है और आपको कहीं से भी कोई फॉलो कर सकता है। चीन के अखबार में आपकी टिप्पणी छप जाए, इसका मतलब यह नहीं कि आपने चीन से साठगांठ कर ली है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है कि 2020 के साल में चीन भारत का पहले नंबर का व्यापारिक साझेदार बन गया। यह भारत सरकार का डेटा है। जिस समय 200 से अधिक मोबाइल ऐप बंद कर दिए गए, कुछ ठेकों को रद्द करने की खबरें आईं या फुलझड़ियां लड़ियों के बहिष्कार से आपको राष्ट्रवाद का मंत्र दिया जा रहा था, उसी समय चीन भारत के साथ अपना कारोबार भी बढ़ा रहा था। भारत आयात किए जा रहा था चीन से। अमेरिका पहले नंबर का साझेदार था, लेकिन अब चीन हो गया है। व्यापार की मात्रा में जरूर कमी आई है। जब किसानों को बहकाने का मंत्र मांगा जा रहा है तो चेक करते रहिए कि इस तरह से मंत्रों से कहीं आप तो नहीं बहकाए गए हैं, माने कह रहे हैं।